गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप वाही आपका होस्ट और दोस्त स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम सफल यात्रा के सीजन 2 में। यहां हम आपको मिलवाते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से उन सफल लीडर्स से जिन्होंने अपनी मेहनत और अपने हौसलों से अपनी सफलता की मंजिल तय की होती है, और सुनवाते हैं आपको उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। तो दोस्तों, आज की श्रृंखला में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। किसी ने खूब कहा है कि कोई काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, जिद और दृढ़ विश्वास से जरूर पूरा किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिस मेहमान से हम आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उनका कहना भी कुछ ऐसा ही है कि दृढ़ विश्वास से हम सफलता को जरूर हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि मैं इनके शुरुआती जिंदगी की बात करूं तो इन्होंने अपनी पढ़ाई की फीस देने तक के लिए पढ़ने के साथ साथ कई सारे काम भी किए, जिन्होंने पहले से ही तय कर लिया था कि वो जॉब नहीं करेंगे बल्कि खुद का ही बिजनेस करेंगे। इसीलिए उन्होंने अलग अलग नेटवर्क कंपनीज में भी अपनी पूरी कोशिश करी और ज्वाइन किया। वहां पर भी उनके सपने साकार होते हुए नहीं दिखे, लेकिन वो कहते हैं जब आपका आत्मविश्वास मजबूत हो तो आप हर बाधा को आसानी से पार कर सकते हैं। और बस फिर क्या था, उसके बाद जो बदलाव आया इनकी जिंदगी में, उस बदलाव पर इन्हें खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो चलिए सस्पेंस को खत्म करते हैं और जानते हैं आज के हमारे लीडर की कहानी, उनकी जुबानी। तो आज के जो हमारे सफल लीडर हैं वो हमारी आईएमसी कंपनी के क्राउन एम्बेसडर श्री गुंजा प्रवीण राय जी हैं। तो जोरदार ताली से स्वागत करते हैं गुंजा प्रवीण राय जी का। राय साहब, गुड आईएमसी। गुड आईएमसी सर, गुड आईएमसी। कैसे हैं राय साहब? बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास सर, आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त सर, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका कि आपने आज के लिए समय दिया और आज इस सफल यात्रा प्रोग्राम में आप हमारे साथ हैं। और पूरे भारतवर्ष से बहुत सारे बिजनेस ओनर, आईएमसी परिवार के सदस्य सभी आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। और आपके जो मैं कहूँगा परिश्रम की जो कहानी है, जो सफलता की कहानी है, वो आपके माध्यम से सुनने के लिए बेताब है। तो अगर आप आदेश करें तो प्रोग्राम की शुरुआत करें सर हम लोग। जी सर, बिल्कुल सर, आपका आदेश है तो सर आदेश। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। तो सर सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपका इंट्रोडक्शन तो दे दिया, बट आज बहुत सारे लोग हमें इस प्रोग्राम के माध्यम से देख रहे हैं जो शायद पहली बार आपसे मिल रहे होंगे। हालांकि बहुत सारे लोग आपके खुद की एलओएस या खुद की टीम के भी होंगे, बट बहुत सारे लोग होंगे जो आईएमसी पूरे परिवार से आपको पहली बार मिल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में और आईएमसी से पहले आपका किस तरीके से थे, क्या करते थे आप, थोड़ा सा हमको बताएं। जी सर, बिल्कुल सर। गुड आईएमसी सर, आज आपके बीच मुझे लाइव होने का मौका मिला है तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको और कंपनी के मैनेजमेंट को सर। और इसी के साथ सर मैं आपको अपनी जीवनी बताऊं कि सर मेरी जीवनी जो है, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश भदोही डिस्ट्रिक्ट के मूसी लाटपुर गाँव में हुआ और हम 2 भाई और 3 बहन हैं। और हमारा परिवार बहुत ही संपन्न परिवार था, किसी भी तरह का कोई ऐसी कमी नहीं थी और बहुत ही सोशल परिवार से हम हैं। हमारे पिताजी एक बिजनेसमैन और साथ में पूरी फैमिली जो है जॉइंट फैमिली थी, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था और आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और घर पे ही हमारा गांव में ही भदोही डिस्ट्रिक्ट में हमारा शिक्षा हुआ। पूरी शिक्षा हमने उत्तर प्रदेश भदोही से ही किया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमने ग्रेजुएशन की जो शिक्षा है वो ज्ञानपुर पोस्ट ग्रेजुएट मैंने वहाँ से किया 2001 में। और ये सब करने के पहले मेरी शिक्षा में रुचि रहती थी। मैं जो भी समय मिलता था अपना शिक्षा भी करता था, साथ में भी अपने पूरे परिवार का सपोर्ट भी करता था कि किस तरह से हम काम करें और अपने आगे अपने जीवन में खुद सेल्फ डिपेंड से अपने नाम कमाएं। और जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उसके पहले से ही मैं अपना एक इनकम स्रोत कहीं न कहीं से अपना कुछ न कुछ काम करने की कड़ी में लगा रहता था। इसी बीच ग्रेजुएशन के समय ही एक मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिली और उस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से मुझे ऐसा कुछ ड्रीम दिखा और एज ये किसी तरह से कहने के माध्यम से मैं आ गया और मैं कुछ ही महीनों में एक ऐसा वहाँ पे रिजल्ट दिया कि कई जो एक सिस्टम होता है अपलाइन का, उनको काफ़ी लोगों को मैंने बीट कर दिया। और बीट कर दिया तो काम मुझे अच्छा लगा, वहाँ पे काम तो करने लगा, लेकिन किसी कारणवश से कंपनी वो बंद हो गई। मुझे अनुभव नहीं था कि कंपनी का चयन करना चाहिए। और वहाँ पे मैं कुछ जब था तो मेरा काफ़ी नाम ब्रांड हो गया। मैं वहाँ पे बाइक, जब जो साइकिल से लोग नहीं चलते थे उस समय मैं बाइक से चलने लगा, तो काफ़ी दूर दूर तक मेरा नाम हो गया, ब्रांड हो गया, तो लोग मेरे घर पे आने लगे।
लेकिन घर वालों को मेरा ये काम पसंद नहीं था कि ये सब गलत काम है, ये सब काम मत करो। तो मैंने अपनी पूरी शिक्षा पूरा किया। शिक्षा करने के बाद मैं मुंबई घूमने आ गया और मैं अपने घर के से अनुमति लेके मैं मुंबई घूमने आया और घूमने के बाद यहाँ मुझे कुछ दिन तक अपने मित्रों के साथ मिलना-जुलना हुआ और इसी के साथ-साथ कुछ जो मेरे मित्र थे, उनके कहने पे मैं एक कंपनी में मैं इंटरव्यू दे दिया, जो कि मेरी जॉब करने की इच्छा नहीं थी। ऑलरेडी मैं घर से ₹3500 लेके घूमने के लिए आया था 2004 में और उस समय उन लोगों के साथ में मैं माहौल में रहता था, लेकिन जी। मैं इंटरव्यू दिया और वहाँ पे मेरा जॉब सिलेक्शन हो गया। डेली का मेरा आना-जाना रहता था, लेकिन कुछ कारणोंवश मैं पूरी जॉब को 1 महीने भी पूरा नहीं किया और सैलरी भी नहीं लिया, मैंने जॉब को छोड़ दिया। क्योंकि मुझे वहाँ की डाँट-फटकार अच्छा नहीं लगती थी और मुझे नहीं लगा कि इसमें मुझे सफलता मिलेगी और मैं पढ़ाई के समय से ही मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं नौकरी करूँगा, लेकिन क्योंकि मेरी माता की इच्छा थी कि आप पढ़ लिख कर के बैंक में जॉब करो। वो आने के बाद पहली जॉब बैंकिंग में ही लगी, लेकिन मैंने उसको क्विट कर दिया और फिर मैंने एक अपने एक मित्र वहाँ हो गए थे, ख़ास करके मेरे अनुभवों के वजह से जब मैं गाँव में सीख रहा था कि मैं बैंकिंग जॉब करूँगा, एक ट्रेनिंग ले रहा था, तो मेरे वहाँ पे एक ऐसे पुराने व्यक्ति मिल गए, जिनके माध्यम से मैंने डीएसए लिया और डीएसए लेकर के मैं लोगों के बीच में मैं काम करवाने लगा। मैं लोगों को गाइड करता था और काम करवाने लगा और काम करते-करते 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद मुझे फाइनेंस में जाने का मौका मिला और फाइनेंस में जाकर के मैं लो होम लोन, हाउसिंग लोन मतलब घर के लिए मैं लोन दिलाने का काम करने लगा। वहाँ पे मैं एक एम्प्लॉयी हुआ और 2.5 से 3 साल तक लगातार मैंने काम किया और वहाँ पे मुझे अच्छा खासा इनकम होता था। लेकिन मुझे मुंबई में ऐसा वो पैसा कमा करके केवल मैं घर जाता, आता, कोई एस्टेब्लिश्ड मुझे नहीं लगता था कि मुझे यहाँ पे लंबे समय तक ये करना है या मैं इसी के माध्यम से अपने फ्यूचर को यहाँ पे बना पाऊँगा। जी। क्योंकि प्रेशराइज़ जॉब था और उसी के साथ-साथ मैं एक कंपनी का चैनल पार्टनर के माध्यम से इंश्योरेंस और फाइनेंस दोनों करने लगा और करते-करते मेरा इंश्योरेंस में अच्छा परफॉर्मेंस हो गया, तो एक कंपनी जो थी बजाज एलायंस की वो चैनल पार्टनर थी और उस चैनल पार्टनर के माध्यम से मुझे डायरेक्ट इंश्योरेंस सेल करने का मौका मिला बजाज का, जो कि वहाँ पे मैं केवल जॉब न करके वो इंश्योरेंस को लोगों के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से मैं इंश्योरेंस केवल ओनली इंश्योरेंस लोगों को देता था। प्योर बिज़नेस इंश्योरेंस का था, लोगों को इंश्योरेंस देता था, उसके बदले मुझे एनुअल कमीशन भी आता था और तत्काल भी कमीशन आता था। लेकिन इस माध्यम से इंश्योरेंस के दौर में मुझे करते-करते करीब-करीब टोटल 6 साल मुंबई में हो गए थे। 6 साल मुंबई में हो गए थे और मैं उसमें लगातार 3 साल तक काम किया और मेरा अनुभव ये था कि मैं जॉब नहीं करूँगा और मैं इसी सेक्टर में लगातार काम करूँगा। ये बहुत एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, 13 साल हो चुका था। लेकिन सर लगातार इंश्योरेंस की सेल करते हुए मुझे इसमें कार विन मैं किया था, जो कि कार विन करने के बाद पता नहीं कंपनी में क्या ऐसा कुछ हुआ कि कंपनी बंद हो गई और वहाँ से मेरा इनकम आना बंद हो गया। जिस कारण से मुझे काफ़ी कुछ तकलीफ़ें उठाना पड़ा और मैं जॉब करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं तलाश में था कि कोई अच्छी कंपनी मिलेगी तो मैं काम करूँगा। जी सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप कितने मतलब मैं कहूँगा मेहनती थे शुरू से ही और कितने सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए आप तैयार थे शुरू से ही। तो सर यहाँ पे मैं ये आपसे जानना चाहूंगा फिर आईएमसी में कैसे आपकी मुलाकात हुई और आईएमसी के साथ कैसे आप जुड़े, ये कैसे हुआ सर? जी, जी सर, बिल्कुल सर, ये तो मेरी पसंद की क्वेश्चन आपने सर किया। ऑलरेडी सर क्या है कि आईएमसी से पहले मेरा डायरेक्ट सेलिंग से सर बड़ा रुचि था और लोग धक्का मार के आते हैं सर, ज़बरदस्ती करके आते हैं, प्रेशर करके आते हैं और ये समझ लीजिए कि इंटरेस्ट नहीं लग रहता। लेकिन सर मैं इसमें बाय चॉइस आया हूँ। मैं डायरेक्ट सेलिंग में मैं बाय चॉइस आया हूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करूँ, क्योंकि पहले भी मैं जहाँ पे लोग साइकिल नहीं चलते थे, तब मैं बाइक से चलता था और उस समय में जब इनकमिंग मोबाइल हुआ करता था, तब मैं मोबाइल यूज़ करता था, चार्ज लगता था। तो मेरी रुचि थी कि इसमें ही हम आगे जा सकते हैं। तो सर मुंबई महाराष्ट्र में ये इंश्योरेंस जो था वो डायरेक्ट सेलिंग था और लोगों को जो व्यक्ति काम दे करके काम करता है वही बड़ा आदमी बन सकता है। लोगों के लिए काम करने वाला व्यक्ति कभी बड़ा नहीं बन सकता और जॉब में उतना ही हो सकता है जितनी अपनी ज़रूरतें हो सकती हैं और ज़रूरतें शायद मेरी कुछ ज़्यादा थी। इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग का मैं बताऊँ कि उसी में जितने भी हमारे लोग परिचित थे डायरेक्ट सेलिंग में, तो तरह-तरह के मुझे फ़ोन करते थे, कोई कहीं चला गया, कोई किसी कंपनी में चला गया, लेकिन मैं कहीं नहीं गया।
उसी बीच में एक हमारे बीच में जो मैं उनको बोलता था कि आप इंश्योरेंस में आ जाओ, मेरे साथ में काम करो, मिलजुल के काम करें, वो एक दूसरी डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी में काम करते थे जी। उन्होंने सर मुझे फोन करके अपने अचीवमेंट का दिखाने के लिए मुझे बुलाया कि सर मेरा एक सेलिब्रेशन है, उसमें आप आ जाइए, और अगर आप वहाँ आते हैं तो मेरे लिए बेहतर रहेगा, मैं आपको खुशी अपना दिखा सकूंगा। बोला ठीक है सर, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। और मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ थी, करीब 3000 लोग आए थे। और उस सेशन में जाने के बाद सर मैंने 4 घंटे तक प्रोग्राम अटेंड किया, और जब वो आए, उस सेशन में बहुत बड़ा ही प्रोग्राम था, वो आए तो उनको उस भीड़ में मैं देख नहीं पाया कि वो भी जी। अचीवर है और वो यहाँ पे है। लेकिन जी। सर कुछ ही समय के बाद जो वहाँ का टॉप अचीवर आया, उनका अचीवमेंट देख करके मुझे वहाँ जाना अच्छा लगा, क्योंकि वो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में थे और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। वहाँ पे उनका 1 साल का एनुअल बोनस 1,27,00,000 रुपया उनको मिला था, दिवाली बोनस। और वो चेक, बड़ा सा चेक देख करके मुझे लगा कि ये चेक के लिए मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करूँगा। लेकिन इस कंपनी में तो काम नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता है कि मेरा करियर बनेगा। लेकिन अगर फ्यूचर में कभी भी अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, अच्छी कंपनी मिली, तो मैं कहीं से भी मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करूँगा। और सर इसी बीच में मैं इंतजार में बैठा था, कंपनी के एमडी सर बोले थे कि आपका पूरा का पूरा जोड़ के दिया जाएगा, आप कहीं भी मत जाइएगा। क्योंकि मैं सर इंश्योरेंस कंपनी में था, तो अपना नाम खराब नहीं करना चाहता था। मैं वेटिंग पीरियड पे था, और इसी बीच में मुंबई महाराष्ट्र में एक ऑफिस में मैं था, और ऑफिस से बाहर निकल करके मैं एक जन का इंतजार कर रहा था। और उसी बीच हमारे ग्रेट अपलाइन रविशंकर मिश्रा जी किसी को वहाँ पे चाय की दुकान पे बैठ करके प्लान दिखा रहे थे। प्लान दिखा रहे थे, और मेरे दांत में दर्द था, और वो दांत के दर्द की दवा लेने के लिए मैं एक पान की दुकान पे मैं केवल लौंग मांगा कि अगर आप देंगे सर तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ है, आराम हो जाए, दांत में दर्द था। और विश्वास करिए सर, वो लौंग लेकर के मैं वहाँ पे खड़ा होकर के कुछ टाइम तक इंतजार करते रहा, और उनकी बातें सुन करके मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ ऐसी बात हो रही है जो हमारी जरूरत की है। और मैं थोड़ा नजदीक से सर जा करके मैं पूछा रविशंकर मिश्रा सर, जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, जिनके माध्यम से मैं इस आईएमसी में आया हूँ। मैंने कहा सर, ये जो आप बता रहे हैं, आप पंडित जी हैं? बोले यस, मैं पंडित जी हूँ, कैसे आपको मालूम? कहा सर, आपके हाव भाव से बात करने से ऐसा लग रहा है मुझे कि आप पंडित जी हैं, और आप कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो हमारे जरूरत का है। तो सर अभी जो ये बता रहे हैं, पेस्ट के विषय में बता रहे हैं, क्या ये आप काम करता है? बोले यस, काम करता है। बोला सर मुझे दे दीजिए। और बोले ये सर तो अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको 2 दिन के बाद दे सकता हूँ। तो सर मैं उनका एक विजिटिंग कार्ड लिया और वहाँ से लेते मैं चला गया। और 2 दिन के बाद मैंने सर को फ़ोन किया, तो 2 दिन के बाद सर ने मुझे पेस्ट दिया, और उनके पास एक छोटी सी बुक थी, जो बुक को दिखा रहे थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करके वो बुक ले लिया। और उस बुक को मैं कई दिन तक पढ़ता रहा, क्योंकि मैं उसमें बेकार था। मेरा जो कार था वो तो मिला नहीं, और कंपनी से पे आउट आ नहीं रहा था, तो मैं कई दिन उसको घर पे बाहर नहीं निकल रहा था कि बाहर निकलेंगे तो खर्चे लगेंगे, इसलिए मैं घर पे उस बुक को काफी तरीके से पढ़ा। और उस बुक को पढ़ने के बाद सर मुझे वो 1,27,00,000 का जो चेक था वो मुझे दिखाई देने लगा। वो कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड थी और अच्छी कंपनी थी, लेकिन बाहर की थी और कई सालों से चल रही थी। और सेम ये भी कंपनी उस समय 10 साल हो चुकी थी, 9 साल हो चुकी थी, और सेम लगा। तो सर का विजिटिंग कार्ड लिया था मैं। जब पेस्ट खत्म हुआ तो सर को मैंने फ़ोन किया, और सर आए, तो मैंने सर के साथ बैठ करके मैं बोला मैं आपके साथ इस कंपनी का प्लान देखना चाहता हूँ। सर ने मुझे प्लान दिखाया, 1 बार प्लान दिखाया, 2 बार प्लान देखे, देखने के बाद समझ में आया, तो मैं बोला सर मेरी ज्वाइनिंग कर दीजिए। 25 रुपए में ज्वाइनिंग होती थी। और ज्वाइनिंग होने के बाद सर ने मुझे एक कार्बन कॉपी दिया। पहले 3 कॉपी होता था, एक सर अपने पास रखे, और एक कंपनी में जाता था, और एक मुझे दिए। और ठीक 11 दिन बाद सर मेरी ज्वाइनिंग हुई। 11 दिन तक वो सर के पास जेब में ही रहता था, क्योंकि सर भी बहुत व्यस्त रहते थे, ऑफिशियली जॉब करते थे, कंप्यूटर इंजीनियर थे। और वो जब मुझे ज्वाइन किए, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से बुक दिखा करके बातचीत कर लिया था, लेकिन मेरे पास कुछ था नहीं। तो सर से मैं बोला कि सर आप मेरी ज्वाइनिंग किए हैं, तो एक काम मेरा ज़रूर करिएगा कि मेरा फ़ोन उठाते रहिएगा, क्योंकि मैं इस सिस्टम में अपनी इच्छा से आया हूँ, और इस सिस्टम में मैं कामयाब होने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पे आने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कमाने के लिए आया हूँ। और अगर आप मेरा साथ देते रहेंगे, और अगर आप थोड़ा-सा अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे, तो मैं सर इस डायरेक्ट सेलिंग में, आपकी कंपनी में, आपकी टीम में नंबर 1 बन के रहूँगा। ये मैंने क्या उनसे बात है, कमिटमेंट, नंबर 1 कमिटमेंट किया सर। क्या और बात। तब से लेकर के आज तक सर मैं आईएमसी के सिवा कुछ भी नहीं देखा, और 1 रुपया कहीं और से मैं कमाने की कोशिश नहीं किया। और गुड न्यूज़ ये है कि सर आज मैं अपने रविशंकर मिश्रा जी, जो हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, उनकी टीम में नंबर 1 साढ़े 3 साल से। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही जबरदस्त सर, बहुत ही जबरदस्त। तो सर जैसा कि आपने बोला कि आप खुद से नेटवर्क कंपनी में आए, नेटवर्क इंडस्ट्री में आए। नॉर्मली क्या होता है, लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में लाए जाते हैं, वो आते नहीं है खुद से। और तो ये बड़ी ही अच्छी चीज है कि आप सर खुद आए, खुद से आपने चॉइस करी।
बट सर एक सवाल मेरे मन में जो कौन रहा है कि अमूमन ये जितने व्यूअर्स हमारे हैं वो भी जरूर पूछना चाहते होंगे आपसे और उसका आंसर जरूर चाहते होंगे कि नॉर्मली नेटवर्क इंडस्ट्री में जब लोग ज्वाइन करते हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं शुरुआती समय में, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो लाजमी है ये आपके साथ भी हुआ होगा कि लोग इंटरटेन नहीं करते, लोग स्वीकार नहीं करते, लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करते, लोग बिजनेस प्लान को नहीं सुनते, लोग आई डोंट नो पता नहीं किस तरीके से नेटवर्क इंडस्ट्री को देखा करते हैं, बट वो ज्वाइन नहीं करना चाहते, वो प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते, वही सोप यूज कर रहे हैं, वही शैम्पू यूज कर रहे हैं, वही डिओड्रेंट यूज कर रहे हैं, वही कुछ ना कुछ हेल्थ को इंप्रूव करने के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मगर जब एक डायरेक्ट सेलर उनके पास वो प्रोडक्ट लेके जाता है तो वो उसको यूज नहीं करना चाहते। तो क्या मतलब चैलेंजेस थे जो शुरुआती दौर के आपको आए सर, और उन चैलेंजेस को कैसे आपने दूर किया? जी सर, बहुत बड़ा सर सवाल आपका है। आज इस सवाल के जवाब में सर हमारी पूरी आईएमसी की आधी अचीवमेंट सर आपको दिख जाएगा। सर मैं ये चैलेंजेज में ही मैं तो आया ही था, ऑलरेडी मैं एक कंपनी का सर्च ही कर रहा था और मुझे पता था कि जब मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ तो स्ट्रगल करना पड़ेगा और उस समय इतना बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं था, कोई ऑफिसेस नहीं थी और प्रोडक्ट कोई जाकर के सामने से खरीद नहीं सकता। जब मैं खुद 2 दिन इंतजार करने के बाद मैं पेस्ट पाया था और 1 महीने के बाद दोबारा पेस्ट पाया था, 11 दिन के बाद जॉइनिंग हुई थी, तो मुझे पता था। लेकिन सर मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि जब यहाँ पे कोई नहीं आया है, लेकिन जब सब कुछ आएँगे, तो नाम अपना ज़्यादा होगा यहाँ पे, क्योंकि जहाँ सब लोग आ चुके हैं, वहाँ तो आपका नाम होने वाला नहीं है। तो मैंने शुरुआत किया और ये लोगों के पास कई लोगों के पास जाते थे सर, पुराने जितने भी लोगों के पास गया हूँ, पहले व्यक्ति के पास जिसके पास गया बहुत खास थे, सेकंड जो गए बहुत खास थे, आज वो लोग हमारे साथ नहीं आए और हमारे करीबी मेरे साथ कुछ भी कोई भी व्यक्ति नहीं आया और हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग से न आना चाहते हो, लेकिन जिस कंपनी में मैं काम करता था उस कंपनी के लोगों ने क्या बोला कि आप डायरेक्ट सेलिंग में जनरेशन प्लान में गए हो, आपको पता नहीं है, यहाँ पे चोटी का पसीना एड़ी पे आएगा तो भी आप यहाँ पे सफल नहीं होंगे। और सर मैं उसी समय जब मैं फॉर्म भरा था, उसके 1 हफ्ते बाद ही मैं बोला कि आपका यहाँ से मुझे पेमेंट आए, मिले, ना मिले, लेकिन मैं एक दिन जब यहाँ पे चोटी का पसीना आएगा, तो पूरे हिंदुस्तान में प्रवीण राय का आईएमसी के माध्यम से नाम होगा। ये सर मैं उनको उसी समय बोल दिया था और मैं लोगों के पास जा कर के जब ये कहानी बताता था कि आईएमसी का एक प्रोडक्ट है, इसमें तुलसी है, इसमें और सारे प्रोडक्ट हैं और इसको मैं करके कुछ करना चाहता हूँ। आप लोग अगर मेरे कोई व्यक्ति जो मेरा पहला व्यक्ति आएगा, मुझे गारंटी है कि वो मेरे टीम में मेरे से भी ज़्यादा वो पहला पैसा कमाएगा। जो भी व्यक्ति मेरी टीम में पहला व्यक्ति आएगा। क्योंकि सर अकेले नेटवर्किंग नहीं की जाती और एक-एक नेटवर्क में 11 हो जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी लोगों को मैं वो दिया, काफ़ी लोग बुक ही लेके चले गए, फ़ोन ही नहीं किए, बुक ही नहीं मिलता था उस समय। मैं सर 25 बुक हरिद्वार से पैसा दे करके जमा करके मैं मँगवाया था उस समय, क्योंकि बुक के में अंदर ही फॉर्म होता था और फॉर्म भरने के बाद वो फॉर्म जमा होता था हम लोगों के पास और वो बुक देते थे सामने वाले को पढ़ने के लिए। तो पहले आदमी करीबी लोगों के पास जाते तो ₹25 भी नहीं मिलता था और बुक रख लेते थे, बोलिए मैं बाद में आपको फॉर्म भर के दूँगा। तो सर हम लोग बुक दे देते थे लेकिन फॉर्म नहीं देते थे। बुक देते थे, फॉर्म नहीं देते थे कि कम से कम फॉर्म रहेगा तो दूसरा किसी का फॉर्म भरने में जी। यही तलाश करते-करते सर हम मीरा रोड में जहाँ हमारा आना-जाना होता था, मीरा रोड में हमारे एक सबसे पहले एक मित्र थे, उनके साथ में निश्चित सर का मुलाकात हुआ, जो कि हमारे आज चेयरमैन स्टार हैं और क्योंकि मुझे जितने अपलाइन थे मेरे कोई भी मेरे परिचित थे नहीं और रविशंकर मिश्रा जी को मैंने सामने से पूछा था, उनके अपलाइन ग्रेट लेडी मिस अफरीन मैम और उनके भी अपलाइन डॉक्टर आनंद वाजपेयी सर थे, वो भी मुंबई में पहले चेयरमैन थे लेकिन उनके पास टाइम नहीं, वो भी मुंबई के बाहर ही रहते थे। अक्सर उनका सर नया-नया उस समय अचीवमेंट हुआ था। बाकी प्रेम सर दिल्ली से थे और हम लोगों के पास इतना नहीं नॉलेज था कि इतना ऊपर के इन लोगों के साथ मिल सकते हैं। तो सब कुछ अपने को ही करना था। जी। सब कुछ अपने को करना था, उनको लिया सर और कुछ मुंबई में जो पहले कुछ आउटलेट डीडी खुले हुए थे, उन्हीं के माध्यम से प्रोडक्ट ले करके और प्रोडक्ट क्या लिया, रवि सर से एक नंबर लिया और वहाँ से मैं जाकर के प्रोडक्ट लिया, उसका बीबी भी कुछ हमें नहीं मिला, कि क्या जी। होता है बीबी और क्या वो प्रोडक्ट मैंने निश्चित जी को अवेलेबल कराया, जिससे उनकी माताजी को पैरालिसिस था और वो उनकी माताजी उस प्रोडक्ट की वजह से ठीक हो गई। तो काफ़ी अच्छा सुधार हुआ, तो उन्होंने बोला कि प्रवीण जी अगर आपका ये प्रोडक्ट मैं चेक कर लिया हूँ और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, अगर रिज़ल्ट मेरी मम्मी को आया, तो मैं 100% आपके लिए एक बेहतर काम करूँगा। और सर वो अपनी बात पे 100% सही उतरे और रिज़ल्ट आया, वो मुझे बिना बताए चले गए हरिद्वार, हरिद्वार के बाद लुधियाना गए, वहाँ सब कुछ देख करके पूरा डिटेल लेकर के आए और मुझे दिखाए देखो ये आपकी कंपनी है, ये आपका ऑफ़िस है, ये आपका यूनिट है, ये सब कुछ दिखाए और मुझे बोले इतने सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है और कुछ प्रोडक्ट वहाँ से लेके भी आए। तो मैं बोला सर अब तो कुछ करना चाहिए। तो सर उन्होंने पूरी तैयारी किया और 1 महीने के अंदर कंपनी का पहला
डीडी, पहले वाजपेयी सर का था लेकिन वो बाहर ही रहते थे, तो उन्होंने डीडी ओपनिंग किया और उस डीडी की ओपनिंग में हमने काफ़ी लोगों को बुलाया और पहले महीने का पूरा जो पहले भी लोग सोए थे और जो बाद में जुड़े थे वो सब लोग मिलाकर के पूरे 1 महीने में पूरे महाराष्ट्र में 17 लाख का सेल हुआ। और जब 17 लाख का सेल हुआ तो सर ने और पैसा लगाया और डीडी को बढ़ा दिया क्योंकि हरिद्वार से माल आता था और इसी बीच में मैं और लोगों की तलाश करता था और तलाश करते करते हमारे मिस्टर जसवंत चौहान जी जो आज हमारे साथ में क्राउन एम्बेसडर स्टार है और बहुत ही बेहतर परफॉर्म करते हुए उस समय से हमारे साथ हमारे तलाश में थे, क्योंकि किसी के माध्यम से वो हमारे पास आए थे क्योंकि मैं इंश्योरेंस लाइन में बैठा था तो उनको कोई पता दिया कि प्रवीण राय को मैं बुलाता हूँ, इनको मिलिए, शायद आपके काम की है, कुछ उनको इनकम की जरूरत है। तो कुछ मुझे पहली कंपनी का जो करते थे मुझे प्लान दिखाने के लिए आए, वो प्लान देखने के बाद मैं बोला सर इससे अच्छा मेरे पास प्लान है, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, अपने अपलाइन को मैं बुला सकता हूँ। अपलाइन तो नहीं आया दिखाने के लिए, लेकिन मैं कई बार उनको आगे पीछे उनको समय देता रहा, वो भी टालते रहे। लेकिन एक समय ऐसा रहा कि मैंने टालते उनके साथ अगर मैं 10 बार गया हूँ तो एक बार वो भी मेरे साथ जाने के लिए कमिट किए कि मैं आपके साथ रोज घूम रहा हूँ, रोज जो है आप टाल रहे हो, एक दिन समय दीजिए और मैं आपको ले चलता हूँ, अपने डीडी को दिखाता हूँ जो मीरा रोड में खुलवाया हूँ। सर मैं 5 मिनट बोला था और ठीक 5 मिनट होने के बाद वो बोले भाई 5 मिनट हो गया, मैं अभी आपके डीडी पे नहीं जाऊँगा। वापस हो गए, जो कि वहाँ से आधे मिनट की दूरी और थी डीडी, आधे मिनट की डीडी और थी, वापस चले आए और फिर 1 महीना और बिता दिए। और उसके ठीक 1 महीने के बाद मुंबई महाराष्ट्र में वाजपेयी सर का सेलिब्रेशन था और श्री सत्यन सर का आगमन था वहाँ पे और हमें पता चला, उनको भी मैंने कमिटमेंट किया, निश्चित जी को, और हम सभी लोग वहाँ पे कई लोगों को लेकर के गए। मैं तो 4 ही लोग के साथ गए थे और वहाँ जाने के बाद सत्यन सर का वो प्रोग्रामिंग देखा, वहाँ पे प्रेम सर भी आए थे, उनका भी हम लोगों ने ड्रीम देखा और पे आउट देखा। तो वहाँ पे हमारे साथ मिस्टर जसवंत चौहान जी चार्ज हो गए और वो बोले कि ये तो कंपनी अच्छी है, बेहतर है। वैसे मुझे पहले साइड कर देते थे कि मैं इंडियन कंपनी में काम नहीं करूँगा क्योंकि वो एक अच्छी कंपनी बाहर की थी, उसमें काम कर रहे थे और उनको सेलिंग का अच्छा स्किल था, वो सेल कर लेते थे कोई भी प्रोडक्ट और मुझे वही सीखना था। ऑलरेडी मार्केटिंग मेरे पास था लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेस का ये इस चीज़ का मुझे अनुभव नहीं था। तो इस चीज़ का इनको बहुत नॉलेज था और मैं इनके साथ लिया। फिर हम लोग दोनों लोग मिल करके ज़बरदस्ती इनको आई ड्रॉप और एक टैबलेट खिला करके मैं दिन भर इनके साथ में रहा और इनको मैंने अपने साथ आईएमसी में, इनके एक ब्यूटी पार्लर हुआ करता था, उसके नाम से मैंने इनकी आईडी निकाला क्योंकि ये हमारे हाथ नहीं आ रहे थे, पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं दे रहे थे और मैंने उनका आईडी निकाला। फिर उनको साथ में लेना शुरू किया सर और उसी समय दिसंबर महीने में एक हरिद्वार का ऑफर भी आया था। तब तक निश्चित सर की कुछ टीम बढ़ चुकी थी और हरिद्वार के समय और हम लोगों ने मीटिंग थोड़ा किया उसी आउट डीडी पे बैठ के और चौहान जी को भी तैयार किया और सर मैं दोनों लोगों को लेकर के उस माहौल में दिखाना चाहता था कि पैसा तो नहीं आ रहा है और पैसा तभी आएगा जब हम पैसा के लिए भागेंगे और भागना शुरू किए सर। गाड़ी में बाइक थी उनके पास, हम लोग पेट्रोल डाल करके लोगों के पास जाते थे, 1-2 करते गए, पहला व्यक्ति नहीं किया, दूसरा मिला वो किया, उसके जरिए तीसरा मिला, ऐसे हम लोग लगे रहे और सर ठीक दिसंबर की क्लोजिंग में सर वो सुपरस्टार बने। 31 तारीख को उनका पे आउट 14,000 कुछ रुपए आया और मैं दोनों लोगों को सुपरस्टार बना करके मैं साइड 25,000 मेंटेन किया और सर मैं उसमें गोल्ड बना। और जब गोल्ड बना सर तो मेरा पहले महीने का पे आउट तो हमारा 108 रुपया ही आया था, लेकिन ये 3 महीना 4 महीना जाते जाते टोटल में 2,2200 रुपया कमाया। लेकिन 5वें महीने में जो मेरा पे आउट बना उस कंपनी से 23,381 रुपया टीडीएस काट के बना और उसके बाद मैंने कभी भी आईएमसी के सिवाय किसी लीडरों को सुनने की कोशिश नहीं किया कि आप मेरे पास आइए या मत आइए। मैं चलता रहा और लोगों को खोजता रहा क्योंकि मेरे पास 2 लीडर कामयाब मिल चुके थे और दोनों ऐसे व्यक्ति थे कि वो आईएमसी के सिवा दूसरा कुछ सुनने वाले नहीं थे। हम लोगों ने इस पे किसी को, अगर मैं ये कहता था अगर आप नहीं आ रहे हो तो आप में कमी है, हमारे में कमी नहीं है, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, एक दिन आप आओगे जरूर, जब हमें आप देख लोगे तब आओगे। और आज सर वही हो रहा है सर। इसी तरह से मैं स्ट्रगल में सर पहले महीने का 108 रुपये पे आउट लेकर के अगर काम किया हूँ तो समझ लीजिए 108 कमाने के लिए कितना दरवाजे पे मैं गया होगा। वो भी केवल मेरे खरीदारी का पे आउट आया था क्योंकि मेरे दोनों डाउनलाइन का जो परसेंटेज था बराबर हो जाता था तो मेरे परसेंटेज में पे आउट नहीं बनता था। तो इसलिए 108, दूसरे महीने 311, तीसरे महीने 630 और चौथे महीने 1160 रुपये मेरा पे आउट आया था। लेकिन ये मेरा इस समय का स्ट्रगल, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि जब मैं यहाँ पे काम करूँगा तब सफलता मिलेगी, तो आने वाले समय में ज़्यादा मिलने वाला है तो कुछ पहले ही ज़्यादा कर लिया जाए। हम कुछ दिन बिना पैसे का ही हम जॉब करेंगे क्योंकि मुझे बिजनेसमैन बनना था, बिजनेसमैन बनना था। बिल्कुल। जी सर।
बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच प्रवीण सर। एंड आई थिंक आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बात की हैं कि लगातार काम करना बहुत जरूरी है और कंसिस्टेंटली लगे रहना। जैसे आपने जसवंत साहब को ज्वाइन कराया और कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि आपने तो जैसे हमने बात किया कि नॉर्मली लोगों को धक्का मार के लाना पड़ता है, हाँ, लोग आते नहीं है, आप तो खुद चले गए, मगर वैसे ही जस्ट अपोजिट आपको डाउनलाइन मिलेगी जिनके पीछे आपको बहुत ज्यादा फॉलो करना पड़ा। तो जी यहाँ पर एक चीज बड़ी अच्छी निकल के आ रही है कि दोस्तों, यहाँ पर कई बार आपको डाउनलाइन बड़ी आसानी से मिल जाएंगी और कई बार आपको बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, मगर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लगातार निरंतर चलते जाना है, बने रहना है और निरंतरता के साथ जब आप काम करते रहेंगे तो सफलता डेफिनेटली आपको मिलेगी। सर, आपने जैसे बताया कि शुरुआती दौर में कुछ ही रुपयों का आपको इनकम आई, तो वो जो महीने होंगे बड़े चुनौती भरे होंगे, घर से भी, परिवार से भी, अ, अपने ऊपर भी एक प्रेशर रहता है कि भाई मेरे घर का खर्चा। और जबकि आपने बताया कि आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी थी जब आप आईएमसी में नहीं थे, या बचपन के अगर दौर की मैं बात करूं तो ऐसा कोई चीज नहीं थी जहां पर आपको कोई ज्यादा चैलेंज रहा या कोई दिक्कत रही। फिर आप भी जब आपने करियर की शुरुआत की तो वहां भी आपने बहुत सारी जगहों पर बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छी इनकम कमाई। तो उसके बाद जो ये कुछ सैकड़ों रुपए वाले महीने आए, तो मुझे लगता है ये बड़े हाँ, ज्यादा चुनौती भरे होंगे। और इसको कैसे संभाला आपने, अपने आप को कैसे संभाला? क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों पर लोग टूट जाते हैं जी या लोग क्विट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि जितनी भी ऑडियंस है, मैं चाहता हूं कि आप उनको बताएं कि क्या चीजें थी जिसने राय साहब को, प्रवीण साहब को रोक के रखा, थाम के रखा, किस चीजों ने आपको बना के रखा? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि इस चुनौती भरे दौर में या उन छोटे से पीरियड में, हालांकि ये बहुत लंबे नहीं चलते, जैसे आपने बताया 2-4 महीने आपकी इनकम ऐसी रही होगी, फिर उसके बाद 5वें महीने से आपकी इनकम 20,000 23,000 से ऊपर हो गई, बट ये 4-5 महीने अपने आप को संभाला कैसे आपने? तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं जिससे वो भी इस दौर में जब हैं तो अपने आप को वो थोड़ा मेंटली और स्ट्रॉन्ग कर पाएं और आगे बढ़ पाएं। बिल्कुल सर, एकदम बहुत अच्छा सर सवाल किया आपने। ये मैं बताऊं सर कि क्योंकि मैं अपने बाई चॉइस आया था, मुझे पता था मैं 1,27,00,000 का जो मेरा टारगेट था वो मैं देख लिया था और वहाँ वो 15 साल में पहुंचे थे और वहाँ उसी हॉल में मैंने कमिटमेंट किया था जो मुंबई का सबसे बड़ा हॉल था सन्मुखानंद। वहाँ मैं वहीं खड़ा होकर के मैं बोला था कि अगर ये व्यक्ति 15 साल का में एक कंपनी में टिक करके अगर 1,27,00,000 कमा सकता है तो मेरे अंदर उनसे ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा ऊर्जा है। मैं मुंबई जैसी सिटी में रहता हूँ, मैं इनको 7 साल में मैं इनको क्रॉस करूंगा, 7 साल में मैं इनको क्रॉस करूंगा और कंपनी अगर मुझे ऐसी मिल गई और वास्तव में सर वो कंपनी मिली। और मुझे कंपनी के साथ साथ मुझे खुद पे विश्वास था क्योंकि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में एक कार्बिनर था। इंश्योरेंस में मैं जो पैसा कमा रहा था सर वो कुछ महीने तक मैंने इंतजार किया, जो मेरा खर्चे चल रहे थे, उसके बाद मेरे पास पैसे आने बंद हो गए और मैंने किसी से इसके विषय में कह भी नहीं सका। अगर मैं किसी से कहता तो मेरे साथ कोई जुड़ने वाला भी व्यक्ति होता तो नहीं जुड़ता और मैंने फैमिली सपोर्ट कोई भी सपोर्ट नहीं लिया, ना तो मैंने किसी से कुछ लेने की कोशिश किया। लेकिन ये है कि सर डायरेक्ट सेलिंग में आपके पास जो ना रहे उसे आप दिखाओ मत। पहली बात, अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी को बताओ मत और अगर आपके पास डायरेक्ट सेलिंग से आ गया तो उसका 100% को जरूर दिखाओ। अगर आपको नहीं आया है तो किसी से बताओ मत कि मेरे पास पैसा नहीं। घर से सर आप अगर आप निकलेंगे और बोलेंगे मेरे पॉकेट में 20 रुपया भी नहीं है तो कोई आपसे चाय भी नहीं पूछेगा। और अगर आप ऐसे निकलते हैं, अगर आपके पास ऐसे है क्योंकि कोई देने वाला है नहीं, तो इससे अच्छा कि आप अपने को मत दिखाइए। और मैं सर उस समय हमारे जसवंत चौहान जी रहते थे, हम लोग बाइक में पेट्रोल डाल के जब निकलते थे तो हमारा ये मिशन था कि कोई भी व्यक्ति मिलेगा तो हम उससे केवल आईएमसी की बात करेंगे। लेकिन उनके पास कुछ और काम थे, उनके पास थोड़ा माइंड अलग था। वो टेस्टिंग कर लेते थे मशीन से, उनका 100 200 हजार 2,000 का इनकम उनका डेली होता था। लेकिन मेरा कुछ भी इनकम नहीं होता था। कुछ दिन ऐसे गया, मैं सोचा कि अभी कुछ पार्ट टाइम में कुछ जॉब भी कर लूँ, एक साथ करता रहूंगा तो थोड़ा लेट होगा लेकिन क्या है मेरा खर्चा भी चलता रहेगा। सर मैं पुनः अपने मैडम के कहने के बाद मैं बैंकिंग जॉब में जाने की कोशिश किया कि चलो कुछ महीने कर लेते हैं, कुछ मेरा सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन सर मैं वहाँ पे गया और जिस कंपनी को मैं 4 साल पहले छोड़ दिया था, उसी कंपनी में मुझे जाने के बाद जो व्यक्ति मेरा इंटरव्यू लिया, वो मेरा पूरा बैकग्राउंड पूछा, मैंने बता दिया तो बोले जॉब क्यों छोड़े? बोला अपनी इच्छा से छोड़ा था, मैं परफॉर्मर था लेकिन मुझे कुछ आवश्यक काम था, मैं घर पे गया था तो उन्होंने मुझे छुट्टी नहीं दिया। और वो बोले कि आपको यहाँ पे तो मिलेगा जॉब लेकिन 2,000 रुपये कम में मिलेगा और 2 गारंटर चाहिए। तो मैं सर उसी समय में खड़ा हो गया, मैं बोला आपके यहाँ मैं जॉब नहीं करूँगा, जॉब मैं करूँगा या गारंटर करेगा और मैं 2,000 कम में क्यों काम करूँ? जब मुझे एक्सपीरियंस नहीं था तो मुझे इतना मिला और आज मुझे एक्सपीरियंस होने के बाद 2,000 कम दोगे। मैं सर घर ऑफिस से बाहर आया,
और बाहर आने के बाद मैं जाके घर पे मैं बोला कि मैं जॉब नहीं करूँगा। मुझे वहाँ पे मेरा इंटरव्यू होने के बाद मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। बोले आपका 4 साल का गैप है, आपको जॉब पे नहीं रखेंगे, मैं ऐसा कह दिया। और सर शाम को मैं मोबाइल लेकर के मैं निकल गया और खुले आसमान में मैं घूम रहा था और अपने दिमाग में कर रहा था क्या करूँ, क्या करूँ? अभी पार्ट टाइम में कुछ और नहीं मिल पा रहा है। मैं आईएमसी में लग गया हूँ, आईएमसी से पैसा भी नहीं आ रहा है। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैं करूँगा तो आईएमसी ही करूँगा, आज के सिवाय कुछ नहीं करूँगा। और मैं 2-4 लोगों को फ़ोन किया, 2-4 लोगों को फ़ोन किया कि मैं आज के बाद कल से मैं फुल टाइम आईएमसी ही करूँगा, अगर आप मेरे साथ आते हो तो अच्छी बात है और नहीं आओगे तो भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं 4 लोगों को फ़ोन किया और एक पुराने आउटलेट से मैंने एक बैनर था, पुराना बैनर वो लेके आया और मीरा रोड से ₹2000 का प्रोडक्ट मैं खरीद के लाया। उधार देके सर मैं लेके आया ₹2000 का प्रोडक्ट और मैं जसवंत जी को फ़ोन किया कि सर कल सुबह अगर आप आते हैं तो गार्डन में हम लोग कैनोपी लगाएँगे और बेचेंगे। तो रात में हम लोग रात भर तो नींद नहीं आई, सुबह उठे और हम तैयारी में करके अपना पूजा-पाठ जो भी है वो करके हम सुबह 6 बजे के पहले गार्डन में जाके खड़े हो गए और 4 लोगों में 2 लोग तो आए ही नहीं। एक जन जसवंत सर आने के पहले मैं 2 तुलसी बेच चुका था। जब वो आए तो मैं 2 तुलसी बेच चुका था। वो 2 तुलसी मैं उनको बताया कि मैं 2 तुलसी बेच चुका हूँ, 120 का आता था, 180 एमआरपी होती थी और मैं बेच चुका था। तो मेरे कहने पे उनको 2 तुलसी का विश्वास हो गया और जो 2 लोग बाद में आए उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों के आने के बाद एक भी तुलसी नहीं बिका। तो उसका रिजल्ट ये था कि सर वहाँ पे लोग मिले और लोगों के साथ प्रोडक्ट का लेना-देना मिलना-जुलना चालू हो गया। मैं डेली प्रोडक्ट लेके आता था, मीरा रोड से इन लोगों को देता था और सुबह वही वो चेकअप करते थे और मैं प्रोडक्ट देता था। तो जो भी उसमें से अर्निंग होती थी, हम लोग मिल बाँट के उसको हम ले लेते थे और फिर सेकंड डे की प्लानिंग करते थे। और उसमें 2 लोगों को विश्वास हुआ सर और 2 लोगों को विश्वास नहीं हुआ। आज 2 लोग में हम और जसवंत चौहान सर क्राउन एम्बेसडर स्टार लेवल पे हैं, मैं भी हूँ, वो भी है, मुंबई में आज टॉप लेवल पे है सर वाजपेयी सर के बाद। और वो 2 लोग में एक जन की अभी पिछले साल कोरोना में डेथ हो गई, नवयुवक थे मात्र 24-25 साल के और एक जन वो आईएमसी में नहीं है, लॉकडाउन हो गए हैं, पता नहीं कहाँ हैं सर। लेकिन उस दिन से ये डेली हमारा उसी आईएमसी के माध्यम से प्लानिंग करते गए, किसी से गलत प्रोडक्ट लाया तो शाम को ले जाके उसको पैसा उसको दिया, जो बीच की मार्जिन होती थी वो। उस बीच में हमारे कुछ कर्जे हो जाते थे, जैसे जो भी, क्योंकि परिवार भी साथ में था, जैसे दूध का हो गया, किराना का हो गया, ये सब हो गया। और मैं भाड़े के घर में रहता था, उसका 2-3 महीने का लगातार रेंट हो गया था। लेकिन उनको पता था कि व्यक्ति अच्छे हैं, घर पे आए तो काफ़ी कुछ ड्रीम मेरे लगे हुए थे घर पे और घर पे ड्रीम जो मुझे चाहिए था, वो ड्रीम कार, वो घर, वो सब मेरे लगे हुए थे और बात करने से लगता था। तो उन्होंने मेरा पीछा नहीं किया और सर जैसे ही मेरा ये सब जो दौर था, ये धीरे-धीरे जब दूरी होने लगा और मेरी तकलीफ़ें बढ़ने लगी और मेरा एक्सपीरियंस बढ़ने लगा और सर गोल्ड बनने के बाद हम और चौहान सर दोनों लोग हम चले गए सर हरिद्वार, जो कि हरिद्वार का ट्रिप हम लोगों ने विन किया था और वहाँ जाने के बाद हमारी मुलाकात श्री सत्येंद्र भाटिया सर से हो गई और डॉक्टर अशोक भाटिया सर से। वहाँ पे काफ़ी लीडर आए थे। गोल्ड लेवल पे केवल 2 ही लीडर मुंबई से गए थे, मैं और जसवंत चौहान सर। तो इतना कुछ सीखने के बाद चौहान जी का भी काफ़ी एक्सपीरियंस वहाँ पे था और उनका बढ़ गया और हमारा भी बढ़ गया। कोट पहन के गए थे सर, टाई नहीं था। सत्येंद्र सर ने बोला टाई पहन के आओ तब हम फ़ोटो निकालेंगे, क्योंकि टाई उसमें नहीं मिलती थी। तो मैंने सर जाके लाइन लगा के टाई लिया और कसम खाया कि जी आज के बाद कभी भी ड्रेस को लेकर के मैं सर कभी भी सिस्टम से बाहर नहीं रहूँगा। जी, और वहाँ से सर मेरी शुरुआत हो गई 23,381 के बाद से। क्या बात है सर, क्या बात है, ग्रेट सर। तो आई थिंक यहाँ पे भी सर आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जब आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें कुछ पाना है, तो फिर कोई चीज आपको रोक नहीं सकती है। आपको पता रहता है कि ये टाइम बीइंग की प्रॉब्लम है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की प्रॉब्लम है, बट उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर सर की इस बात से एक चीज बड़ी साफ साफ निकल के आती है कि अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको आईएमसी बिजनेस के माध्यम से अपने सपनों को साकार करना है, तो फिर कोई और विकल्प मत ढूंढिए, कोई और विकल्प मत ढूंढिए। ठीक है, हो सकता है कि आप फुल टाइम कर रहे हो या पार्ट टाइम कर रहे हो, बट जो भी समय आप आईएमसी बिजनेस के लिए दे रहे हैं उसको फुल प्रूफ काम में लगाइए, काम करिए। बेसिक काम जरूरी है, जैसे प्रवीण सर ने बोला कि हम लोगों ने कैनोपी लगाई या तमाम तरीके के प्रोडक्ट रिटेलिंग करने के लिए जो भी तरीके अपनाए, तो आपको भी वो तरीके अपनाने पड़ेंगे। अपनी डाउनलाइंस को सपोर्ट करना पड़ेगा, अपने अपनी रिटेलिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो शुरुआती दौर का आई थिंक आपकी इनकम बहुत अच्छी आप कर सकते हैं रिटेलिंग के माध्यम से। सर यहाँ पर मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगा
कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, क्योंकि आपका सर बहुत अच्छा अनुभव है, पुरानी कंपनियों में भी रहा है और आज आप बहुत ही सफल लीडर हैं आईएमसी बिजनेस में, अगर हम बात करते हैं क्योंकि आप क्राउन एम्बेसडर लेवल पर हैं, तो आपके हिसाब से लीडर बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए? जितने भी हमारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं या देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग अभी उस फेज में हों जिस फेज से आज आप निकल चुके हैं, या बहुत सारे हमारे सफल लीडर्स निकल चुके हैं। और मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से किन क्वालिटीज के ऊपर आपने अपने ऊपर काम किया जिनकी वजह से आप आज एक क्राउन एम्बेसडर प्रवीण राय जी के रूप में हैं। तो वो क्वालिटीज क्या हैं और हमारे एसोसिएट्स को उन क्वालिटीज को कैसे डेवलप करना चाहिए आपके अनुसार? जी, जी सर, बिल्कुल सर। सर मैं बताऊँ आपको कि मैं बता दिया कि मैं अपने बाय चॉइस यहाँ पे आया था, अपनी इच्छा से आया था। और सर मैंने बुक देखने के बाद वहाँ पे 20 लाख का प्लान था क्राउन प्रेसिडेंट, और मैं अपने सीनियर को बोल दिया था सर मैं यहाँ पे क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए आया हूँ। तो मेरा टारगेट क्राउन प्रेसिडेंट था, और लीडर बनने के लिए सबसे पहले ज़िम्मेदारी, ईमानदारी और क्या है, स ज़िम्मेदारी अगर आप लेते हैं और ईमानदारी से करते हैं और जब मेहनत करते हैं, तो उस फील्ड में आपको तरक्की लगातार एक ही फील्ड में करने से मिलेगी। अगर आपने फील्ड फील्ड चेंज कर दिया, आपने अपने अपलाइन को बोल दिया कि मैं आईएमसी कर रहा हूँ, लेकिन आप कुछ कर रहे हैं, तो आपकी सफलता। और मुझे कभी भी सर शुरुआत से लेके आज तक मेरा कोई भी अपलाइन ये नहीं पूछा कि प्रवीण जी आपने अपना पर्सनल बिज़नेस बलून किया क्या? या साइड बिज़नेस बलून किया क्या? या आप गोल्ड के बाद रूबी बनने वाले हो क्या? या रूबी के बाद डायमंड कब बनने वाले हो क्या? या चेयरमैन, या आज भी कोई कि सीपी कब बनने वाले हो? ऐसा आज तक मेरे पास कभी भी नहीं आया। जिस दिन मैं जुड़ा, उस दिन से अपने अपलाइन का वो लेग मेंटेन, साइड मेंटेन में, दूसरे महीने से वो लेग मेंटेन, पूरा मेंटेन, और आज तक उनको मेरे अपलाइन के लिए सीपी बनने के लिए मेरा अकेले लेग ही पर्याप्त है, हमारे क्या अपलाइन के लिए। तो इसलिए जब मैं ये सोच के आया था, और उसके साथ-साथ सीखने की आदत, सर मैंने बताया सर कि मैं शुरुआत में जब मेरे पास कोई नहीं था, छोटी-मोटी कोई मीटिंग होती थी, मैं लगातार 10 मीटिंग, 12 मीटिंग जा कर के मैं केवल सुनता था। क्योंकि जब मैं सुन लूँगा तो इसकी क्या-क्या ज़रूरतें लोगों को बताना है, वो सुनने के बाद ही बताने की कला। तो जब मैं सुनने के बाद बताना शुरू किया, तो लोग उस पे विश्वास धीरे-धीरे करना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि मुझे इस फ़ील्ड का अनुभव नहीं था, और डायरेक्ट सेलिंग में जनरेशन प्लान में पहली बार काम कर रहा था, कभी भी नहीं किया था। तो इसका जी, अच्छा अनुभव ये था, इनके जसवंत जी के पास था, तो उनके साथ घूमने से अगर वो किसी को प्लान दिखाते थे, तो वो भी मैं सीखने के लिए, और हमारे साथ में मैं लोगों को लेके आता था, दोनों लोग मिल कर के प्लानिंग करते थे। और मीटिंग की शुरुआत सर मुंबई में हम 2 लोगों ने मिलके ही किया। मुंबई में मीटिंग, और ख़ास करके सर मैं बताऊँ आपको, पूरे हिंदुस्तान में आईएमसी में सफल होने का सबसे बड़ा फॉलोवर मैं हूँ डॉक्टर अशोक भाटिया सर का। क्या उनका ही फॉलोवर हूँ मैं, और किसी का नहीं हूँ। जो वो कहते हैं वही मैं करता हूँ, और रात-दिन मुझे प्रतिदिन आईएमसी ही स्वप्न में दिखता है, और रात भर में, दिन भर में ऐसा ही कोई दिन नहीं कि सत्येंद्र भाटिया और डॉक्टर अशोक भाटिया सर मेरे सपने में आईएमसी में ना दिखे। जब से मैं जुड़ा हूँ, मेरे अंदर आईएमसी समा गई, क्योंकि मैं इच्छा से आया था सर, और उस दिन मैं शाम के समय संकल्प किया था कि मैं आज के बाद आईएमसी ही करूँगा, इसके सिवा कुछ नहीं करूँगा। और विश्वास करें सर, मैं आईएमसी के सिवा तब से 1 रुपया कहीं और से नहीं कमाया हूँ, जब से मैं शुरुआत किया हूँ। इसलिए मेरी ज़िम्मेदारी बन गई थी कि मैं लीडरशिप करूँगा और सीखूँगा, और तब से लेके आज तक मैंने कोई चीज़ एक्सक्यूज़ नहीं किया, कोई बहाना नहीं किया। मैं लोगों को फ़ोन करके बुलाता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं फ़ोन करके बुलाता कि आपको मीटिंग में आना है, आज करेक्ट। तक नहीं। इसलिए सर मैं यहाँ पे लीडर्स को कहूँगा कि अपनी ज़िम्मेदारी लेकर के, और कभी भी गिरने से मत डरें। अरे! गिरने से डरोगे तो जहाँ हो वहीं रह जाओगे, लेकिन अगर नहीं गिरे तो आगे जा सकते हो। ये मैं सोच कर करेक्ट। के आगे बढ़ा। जी सर। वेरी नाइस, बहुत ही जबरदस्त। आई थिंक दोनों पॉइंट आपने बहुत ही जबरदस्त कहे हैं। तो सबसे पहला आपने कहा, मैं 100% आपकी बात से सहमति रखता हूँ कि एक लीडर के तौर पर आपको सबसे पहला जो काम करना है वो बनना है जिम्मेदार इंसान। अपनी जिम्मेदारी लीजिए और अपनी टीम की जिम्मेदारी लीजिए उनको बढ़ाने की। गिरने से बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि गिरेंगे नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। बिल्कुल आपने सही बात बोली। और इसके अलावा आपने एक और बात सर बोली प्रवीण जी, जो आपने बोला कि ईमानदारी के साथ अपना काम करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग बिजनेस में आ तो जाते हैं, मगर शायद ईमानदारी से अपने प्रोडक्ट भर भी नहीं यूज करते, हाँ, हाँ। और उम्मीद करते हैं कि हम लखपति करोड़पति बन जाएंगे। तो बहुत ही आपने मतलब उम्दा बात बोली है कि हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी और अपनी टीम की, और साथ ही साथ अपने कर्तव्य के प्रति, जो आईएमसी बिजनेस में आपका काम है, बेसिक कर्तव्य है, उस कर्तव्य के प्रति आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। और अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो ईमानदारी का फल तो मिलता ही है।
हो सकता है थोड़ा देर से मिले, मगर मिलेगा जरूर। और आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि जगह जगह जाकर के काम करने से काम नहीं बनेगा। अगर मैं एक सिंपल सा इसी बात को एक और एक उदाहरण के तौर पे लूं कि आप 10 जगह अलग अलग गड्ढे खोदेंगे तो पानी नहीं निकलेगा। एक ही जगह 10 जगहों का काम अगर आप कर देंगे तो पानी जरूर निकल आएगा। यानी मेहनत एक ही जगह ढंग से तरीके से करिए। घूम घूम के अलग अलग काम करने से आपको सफलता शायद ना मिल पाए। ना मिले। वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। सर यहाँ पर मैं एक और आपसे सवाल लेना चाहूंगा कि आप, क्योंकि पहले भी जैसे आपने बोला कि परिवार की, भगवान की दया से सक्षम परिवार से हैं आप, और फिर जब आप बिजनेस में आए तो शुरुआती कुछ दौर रहे, फिर उसके बाद आज आप क्राउन एम्बेसडर लेवल पर हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को आप बताएं जरूर कि आपने और क्या क्या अचीवमेंट आईएमसी में, बड़ी अचीवमेंट ली आईएमसी ज्वाइन करने के बाद और आज के क्राउन एम्बेसडर लेवल अचीव करने के बाद। जी, जी, बिल्कुल सर। सर अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं ऐसे फैमिली से था कि जैसे जहाँ पे कोई कमी नहीं थी। ऑलरेडी सर मैं कभी डिमांड नहीं करता था। मेरा डिमांड करने की आदत नहीं थी और डिमांड ना करने की वजह से मैं कोशिश करता था कि मैं जो चाहूँ वो कर लूँ। मैं कभी भी कोई काम करने से पहले पूछता नहीं हूँ, करने के बाद बताता हूँ। करने के बाद बताता हूँ कोई काम। और मैं ये डायरेक्ट सेलिंग में मैं घर वालों की चोरी से करना शुरू किया था। आज भी मेरी पूरी फैमिली में मिला करके मेरे सपोर्ट करने के लिए आईएमसी में कोई नहीं है, सिवाय मैं अकेले आईएमसी करता हूँ। सिवाय मैं अकेले आईएमसी करता हूँ। हाँ, प्रोडक्ट मैं घर पे, यहाँ पे सब जगह मैं आईएमसी के प्रोडक्ट यूज करने के लिए लोगों को बोलता हूँ। अपने घर पे 100% जो प्रोडक्ट आईएमसी में है वो मैं यूज करता हूँ। सर जब मैं शुरुआत किया था तो मेरे पास उस समय बाइक हुआ करती थी, लेकिन मुंबई में मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। मैं आईएमसी को चल करके, पैदल चल करके लोगों को प्रोडक्ट दिया है, जा जाके घर पहुंचाया है, लोगों को दे के शुरुआत किया है। और गोल्ड बनने के बाद जब मैं रूबी बना, तो रूबी बनने के बाद मेरा 52,000 रुपये पे आउट आया। पे आउट आया सर, और उसी समय हमारे माता जी का सर एकाएक सर उनका ब्रेन हेमरेज हो गया और वो 20 दिन तक हॉस्पिटलाइज थी। और मुंबई से मैं चला गया यूपी, वहाँ पे उनको साथ में रहने के साथ, उनके साथ में रहा, सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में वो नहीं बची। और ज़्यादा एज तो नहीं था, लेकिन क्या है कि अब ईश्वर का नहीं था मंजूरी, वो हो गई। और मैं उस कारण से मैं टूट गया। और उस समय जसवंत चौहान जी के भी पिताजी भी काफ़ी बीमार थे, उनके भी इलाज में वो 2-3 महीने लगातार लगे रह गए। और हमारे उनके साथ में दोनों कहानी एक साथ बनी। मैं भी गाँव चला गया, वो भी गाँव चले गए। तो काफ़ी यहाँ पे जो हम लोगों ने माहौल बनाया था वो थोड़ा माहौल कमज़ोर होने लगा। और 3 महीने तक सर हम वहाँ पे काम नहीं किए। लेकिन आईएमसी का एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिल चुका था कि निश्चित सर मेरे डाउनलाइन में टीम में थे और डीडी था। केवल फ़ोन करने पे 1 महीने का 1000 बीबी का मेरे आईडी पे बिलिंग कर देते थे। वहाँ पे मैं यूपी में था, वहाँ प्रोडक्ट उतना अच्छे से नहीं मिल पाता था और मैं गाँव में ही था। और जिस कारण मेरा एक बार 36,000 पे आउट, एक बार 44,000 पे आउट ना रहने के बाद भी, मैं यूपी में था, 36,000 और 44,000 ऐसा पे आउट मेरा 3 बार वहाँ पे आया। और फिर जब वहाँ से मैं आया, 3 महीने के बाद आया, तो कुछ दिन मेरे जो कॉन्टैक्ट टूट गए थे, फिर मुझे बनाना पड़ा, लोगों के साथ जाना पड़ा। और फिर जब उसके बाद चौथे महीने का जब पे आउट आया, तो सर मैंने एक बाइक ली, एक्टिवा बाइक ली। और एक्टिवा, क्योंकि मैं कमा रहा था ये मुझे मालूम है, लेकिन मैं कर्ज में था, मैं दिखा नहीं पाता था, किसी को क्या दिखाऊँ। तो जब मैं आने के बाद 2 महीने के बाद जब मेरा पे आउट आया, तो मैं एक्टिवा बाइक लिया और उसका फ़ोटो खींच कर मैं घर पे भेजा। तो वहाँ पे सब लोग बड़ी खुशी, चलो आज एक्टिवा आज ले। और जितने मेरे टीम के लोग थे उन लोगों को बुलाया मैंने, पूजा के सब लोग आए। और सर उसके बाद मैं जब एक्टिवा से चलने लगा तो लोगों को लगा कि वाह! एक्टिवा कम से कम आईएमसी से एक्टिवा मिली है, जो कि आज एक्टिवा मेरे पास है। और आज के समय में कंपनी मुझे हर साल एक मिनिमम 1 लाख गाड़ी का पैसा देती है, बाइक फंड ज़्यादा ही देती है। मतलब हर साल मैं एक कंपनी से गाड़ी का पैसा लेता हूँ, फ्री में लेता हूँ, चाहे तो मैं और गाड़ियाँ ले सकता हूँ। पहली बाइक थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थी। और आज भी इस कंपनी के माध्यम से मैंने और मेहनत करने के बाद मैंने कार ली, जो कि मेरी दूसरी गाड़ी आईएमसी से कार हुई। जब मैं कार लिया, तो मैं अपने पिताजी आए हुए थे घर पे, मुंबई में आए थे, लेकिन मैं उनको बताया नहीं। और जैसे मैंने गाड़ी बुक कर दिया था, पैसा दे दिया था और शोरूम से गाड़ी हमारा निश्चित सर खुद चला के मेरे घर पे लेके आए। पूरा पूजा का सामग्री सब कुछ मीठा तक लेके वो आए और मैं घर पे पहुँचा था। और वो मुझे फ़ोन किए, सर मैं आपकी गाड़ी लेके घर के पास पहुँच गया हूँ। मैं भाड़े के घर में रहता था, लेकिन गाड़ी जब खुद से खरीद लिया और पिताजी को बोला चलिए पूजा करना है, तो पिताजी बोले कि कहाँ? मतलब नीचे गाड़ी लिया हूँ। बोले कौन गाड़ी लिया? बोले मैं खुद लिया हूँ। तो बोले पहले क्यों नहीं बताए? उनका आपको बताए होते तो शायद मैं गाड़ी ना ले सकता।
और मेरे भाई साहब भी आए और मैं दोस्त यारों को बुलाया। रात को मैंने गाड़ी का पूजा किया और दूसरे दिन मैं जाकर के दिवाली के दिन सर मैं गाड़ी का पूजा किया और जितने मेरे यार मित्र आए थे सबको मैंने वहाँ पे प्रसाद दिया, 1-1 किलो, आधा-आधा किलो मीठा सबको दिया कि मैंने आईएमसी से पहली कार खरीदा है और जसवंत सर खरीद चुके थे। तो वो अलग दुनिया में रहते थे, मैं अलग दुनिया में रहता था। उनका मुंबई के बाहर व्यवसाय था, मेरा मुंबई के अंदर व्यवसाय था। वो दिखाने के बाद कई लोगों का अच्छा कमेंटमेंट आया, बोले कि लेना चाहिए घर और प्रवीण ले रहे हैं बाइक, शायद पगला गए हैं, दिमाग में उनको क्या है, बर्बाद होना है, बर्बाद होना है। और ये मैसेज कहीं मेरे पास आया तो मैं बोला कि बाइक, अरे घर लेकर के कार खरीदना नहीं लगता कि कोई खरीद पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कार खरीद करके घर जल्दी ही खरीद लूँगा। ये मुझे ऐसा लगता है, डायरेक्ट सेलिंग में सिखाया गया है, क्योंकि मैं दिल्ली में गया था तो प्रेम सर बोल रहे थे कि मुझे, मेरे नाम से कोई नहीं जानता, सब बोलते हैं ऑडी वाला भैया। उस समय सर के पास ऑडी गाड़ी थी और सर दूसरी कार खरीद चुके थे, उसके बाद सर घर लिए थे। तो वो लिया और कुछ ही लोगों के बीच में पहचान बना पाया। गाड़ी मुझे चलाने नहीं आता था लेकिन मैं लिया था और जहाँ-जहाँ मीटिंग होती थी तो हमारे डाउन लाइन में लोग लेके जाते थे, सेलिब्रेशन हुआ और गाड़ी के साथ-साथ सर हमारा इनकम बढ़ता गया। मैं डायमंड लेवल पे ये चेयरमैन लेवल पे मैंने गाड़ी लिया था और जब मैं चेयरमैन बना तो सर मेरा पे आउट पहले महीने का 1,17,000 पे आउट आया था। ऑलरेडी दोनों मेरे डाउन लाइन डायरेक्ट में थे, निश्चित सर और जसवंत सर, जो कि एक गैप कमीशन जो होता है वो नहीं होता। उसके बाद भी वो लोग हमसे पहले चेयरमैन बने थे, 1,17,000 पे आउट आया, तब मैंने कार लिया था। और उस समय थोड़ा-सा हमारा ड्रीम बड़ा हो गया था कि अब मुंबई में हम घर लेंगे और उस गाड़ी का ओपनिंग करवाने के बाद वाजपेयी सर से बोला, सर आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे मुंबई में घर चाहिए। तो वाजपेयी सर बोले कि आप उस लाइन में लग चुके हो, घर आने में समय नहीं लगेगा। उन लोगों को जवाब देना था कि मुझे घर नहीं लेना है, ऐसा घर लेना है जो कोई बाद में लेता है। और विश्वास करिए सर, छोटा घर नहीं लिया, जब मैं लिया तो पहला घर ही ऐसा लिया कि लोग सोचते हैं कि मैं बाद में लूँगा और मैं पहला घर 2 बीएचके मुंबई महाराष्ट्र में 2 बीएचके फ्लैट लिया। और जितने भी लोग मेरी ओपनिंग में मेरे घर पे आए, किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि आपने घर गलत लिया या अच्छा नहीं है या जो भी है। और उसी घर से मैं सर आपसे बात कर रहा हूँ क्या और इसी बात है। इसी बीच में पूरी टीम को जो भी मैनेज करना था किया। काफ़ी हमारे टीम के एसोसिएट्स हमारे घर पे आते हैं, आए हुए हैं और सारा काम मैं आईएमसी से ही करते हुए मैं घर को लिया। और Very nice. जी सर, मैं घर लिया और पूरा लाइफ़स्टाइल को मैंने चेंज कर दिया। मैंने पूरी जीवनी उस घर से जब मैं आया, जब उस घर से मैं इस घर में आया, उसके पहले मैंने पूरा अरेंजमेंट करके और मैंने 100% मैं आईएमसी के माध्यम से यहाँ पे पूरा किया, जो आज के डेट में Very nice. लोगों को देखने को मिलता है। वेरी नाइस, बहुत ही जबरदस्त सर, बहुत ही जबरदस्त। ग्रेट सर। तो ये तो हो गई आपके अचीवमेंट्स की बात। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि अब समय ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, हाँ। तो चलते चलते फाइनली, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, बहुत सारे नए लोग भी देख रहे होंगे, तो लास्ट मैसेज कुछ अगर आप देना चाहें तो हमारे सारे व्यूअर्स को, कि क्या वो करें जिससे वो आईएमसी बिजनेस में आपकी तरह कम से कम एटलीस्ट क्राउन एम्बेसडर लेवल सबसे पहले अचीव करें और फिर उसके बाद वो आगे की जर्नी अपनी बढ़ाते चले जाएं। सर मेरे तरह अगर करेंगे तो मेरे तरह क्राउन एम्बेसडर नहीं, क्राउन प्रेसिडेंट बन जाएंगे, क्योंकि मुझे करने के लिए तो उनको कराना पड़ा और उनको कराने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। मुझे क्या बात करने है के लिए सर। सर मुझे करना पड़ा और उनको करवाने के लिए मैं खुद तैयार रहता हूँ। मेरी सबसे बड़ी आदत है सर, मेरे टीम में किसी का भी XYZ फोन आ जाए, सुबह 7 से लेकर के रात को 1 बजे तक किसी का फोन आएगा, मैं बात करूंगा और अगर बात आ गया, अगर मैं नहीं करूंगा तो कॉल बैक करूंगा। मेरी ये आदत है स्टार्टिंग से, क्योंकि हमारी पूरी जो है वो इनकम का स्रोत मोबाइल का इनकमिंग हमारा और लोगों के साथ में कनेक्ट रहना, ये हमारा डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा वसूल है। अगर हमारा एक कॉल, मैं अपने अपलाइन रविशंकर मिश्रा सर को फोन किया था, नहीं उठाए होते तो शायद मैं उनके साथ में नहीं जुड़ता, एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता, शायद हो सकता मैं आईएमसी नहीं करता, लेकिन आज उनके साथ में मैं जुड़ा, इसलिए मैं फोन उठाता हूँ। और सर इसके साथ साथ जितनी भी जरूरतें पूरा हुई, क्योंकि हम घर लिए तो लोगों को घर दिखाए, हमने बाइक लिया तो हमने बाइक दिखाया, हमने कार लिया तो कार। आज हम सर कोई मीटिंग करते हैं, छोटी मीटिंग, बड़ी मीटिंग, जो मीटिंग करते हैं उसमें मैं 108 रुपए पे आउट जरूर बात करता हूँ, क्योंकि आपको नए लोगों को भी 108 रुपए ही पहले महीने आएगा, 10,000, 20,000, 50,000 नहीं आएगा, किसी किसी को आ सकता है। और सर क्योंकि उस टीम के माध्यम से अगर हम सबको बता कर रखेंगे तो हमारी पूरी टीम हमारे साथ जुड़ेगी और जुड़ने के बाद धीरे धीरे वो भी आगे बढ़ेगी, तब आपका टीम का डुप्लीकेशन 100% होगा। और डुप्लीकेशन करने के लिए जो आप कर रहे हैं वही उनको दिखाना जरूरी है, जो आप कर रहे हैं वही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि खुद बनाए अपनी राह। अगर आप खुद आईएमसी में अपना राह बनाएंगे तब तो आप सफल हो जाएंगे, और अगर आपका दूसरा कोई राह बनाएगा
तो गारंटी नहीं है कि सब आप सफल रहे। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में दूरदर्शी व्यक्ति जो होता है वही सफल होता है, और दूरदर्शी बनने के लिए लीडर को उनको तैयार करना बहुत जरूरी होता है। और दूरदर्शी कब बने होगा, जब अपने सीनियर को देखेगा उन्होंने भी ऐसा किया है, आज 0 से स्टार्ट किए थे, आज यहाँ पहुंच गए। अगर मैं 108 रुपए की बात नहीं करूंगा, आज के पे आउट की बात करूंगा, तो उनको लगेगा कि मेरा पे आउट इतना पीछे क्यों आने वाला है। उनको वो दिखाना बहुत जरूरी है, और सही अवसर ही हमें कामयाब बनाते हैं। और अगर सही अवसर मिल जाए तभी हम कामयाब बन सकते हैं, सही दिशा में काम करके। और सही अवसर आईएमसी से बेहतर हमें नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में आज के समय में बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए, और हम जैसे लोगों को पूरे इंडिया में फ्री में घुमाने के लिए, और इतने लोगों को मौका देने का, इनको इतने लोगों को आगे बढ़ाने का। क्योंकि कहा जाता है मदद लौट कर आती है, हम लोगों का मदद करते हैं, वही रिजल्ट हमारे पास लौट के आता है। और इसी दौर में लोगों को लीडरों ने सिखा दिया, हमारी आईएमसी कंपनी ने सिखा दिया कि 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, जब कोरोना आया, तो उस समय आईएमसी लोगों की कितनी वैल्यू थी। अगर हम यही सोचते हैं कि अगर हमने जॉब कर लिया होता, अगर हम वो इंश्योरेंस बेचते रहे होते या और कुछ करते रहे होते, और मैं अगर कुछ करता रहा होता और मैं आईएमसी नहीं करता, तो क्या मैं घर खरीद पाता, क्या मैं कार ले सकता, क्या मैं इस माहौल में आज के डेट में ऐसा कर पाता। लोग भागना शुरू कर दिए। मैं भी लॉकडाउन में घर पे गया, यहाँ से मुंबई में पूरा लॉकडाउन था, फुल लॉकडाउन था, यहाँ पे काम नहीं कर सकते थे हम लोग, ऑनलाइन काम, लेकिन हर कोई ऑनलाइन काम नहीं करता। मैं यहाँ से पूरी फैमिली के साथ बाई रोड कार से अपने यूपी गया, तो वहाँ पे लॉकडाउन खुला हुआ था, वहाँ पे हम लोग जा सकते थे, दुकान, डीडी, सीएनएफ सब जगह जाते थे, छोटे छोटे क्लास में मीटिंग कर करके मीटिंग किए। और वहाँ जब मीटिंग करना स्टार्ट किए, तो हम मुंबई वाले जहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे अपनी जो टीम है सबको इकट्ठा करके हम प्लान देना शुरू किए, तो हमारा डायरेक्ट शेड्यूल बनता चला गया। और जुलाई, अगस्त, सितंबर मंथ में सर मैं इस कंपनी से यूपी में रह करके कभी भी जो हमारा पे आउट था 1.5 लाख से कम नहीं आया। और इसी बीच मैं 3 महीने लगातार मेंटेन किया, और अपने अपलाइन से पूछा कि सर मैं एम्बेसडर स्टार बनना चाहता हूँ, और ये पोजीशन है, बन जा। बोले बन रहे हैं तो बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और मैं सर उनको एक बात किया, और मैं उसी महीने पहला महीना कंप्लीट किया, और लगातार 3 महीने मैंने मेंटेन किया एम्बेसडर स्टार, और मेरा एम्बेसडर स्टार लॉकडाउन में मेंटेन हुआ। और उसके बाद प्रेम सर का एनुअल फंक्शन था दिल्ली में, मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे पूरी टीम के साथ मेरा सेलिब्रेशन हुआ, और सेलिब्रेशन हुआ तो वहाँ पे ट्रॉफी लिया, सत्यन सर आए थे। और अच्छा लगा कि लॉकडाउन में मैं एम्बेसडर स्टार बन के आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे एम्बेसडर स्टार बने थे, और लॉकडाउन में मैं भी बना था, तो एम्बेसडर स्टार बना। और उसके साथ मैं वहाँ से आने के बाद फिर मुंबई आया, और मुंबई दिसंबर में आया सर, मैंने फिर दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया। दिसंबर, जनवरी और फरवरी मंथ में मैंने इस सिस्टम में लोगों को तैयार करके मैं क्राउन एम्बेसडर बना। और जब मैं क्राउन एम्बेसडर बना, तो मैंने अपने को मेंटेन भी किया, पे आउट को भी नहीं कम होने दिया, और एम्बेसडर स्टार भी लेवल मेंटेन किया, और क्राउन एम्बेसडर भी जब मैं मेंटेन किया। इस लॉकडाउन में मेरा एम्बेसडर का कोई सेलिब्रेशन नहीं, और अभी तक क्राउन एम्बेसडर का कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ था, जूम के मीटिंग के माध्यम से हुआ था। पिछले महीने हमारा सेलिब्रेशन हुआ डॉक्टर वाजपेयी सर के माध्यम से रस प्रोग्राम में, और आज अभी हमारा परसों वेद ओझा सर का प्रोग्राम था, हम और सब लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था, काफी लोग आए, पूरी टीम का सेलिब्रेशन किया। तो सर हमें ये अचीवमेंट नहीं, हमें टारगेट जो था, हमारा मंजिल था, हमारा सफर जो है, हमारा टारगेट नहीं था, हमारा मंजिल, हमारा टारगेट था कि हमारा मंजिल जो है वो क्राउन प्रेसिडेंट बनना है। इसलिए हम लोगों को तैयार करते गए, और लॉकडाउन में हम सर बैठे नहीं, फुल लॉकडाउन का पूरा बेनिफिट लिए, लोगों को प्लान दिखाए। और लॉकडाउन में आप जैसे लोगों के माध्यम से कुछ कंपनी में और ऑफर आया था, जिसका नाम है कि ऑफर में कुछ कंपनी एक्स्ट्रा दे रही थी, तो मैंने सर इसी के साथ मेंटेन करके मैं क्रेटा विनर बना, कंपनी में क्रेटा विनर कार का विनर क्या बात है सर। और उसी 3 महीने के साथ मैं एम्बेसडर स्टार के साथ क्राउन विनर बना। तो ये सर वेरी नाइस ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी सफलता की यात्रा रही, एंड आई एम श्योर जितने भी व्यूअर्स आज हमें देख रहे हैं वो बिल्कुल आपकी सफलता की यात्रा से बहुत ज्यादा प्रेरित हुए होंगे, और उनको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे मेहनत करके हम अपनी मंजिल तक जा सकते हैं, मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती। मेहनत का हालांकि कोई विकल्प नहीं है, और मेहनत की जाए तो फिर उसका रिजल्ट तो मिलता ही मिलता है। हो सकता है देरी हो सकती है, मगर ऐसा नहीं है कि कहते हैं कि ऊपर वाले के घर में देर जरूर हो सकती है बट अंधेर नहीं है, तो वो रिजल्ट मिलता ही मिलता है। थैंक यू सो मच प्रवीण सर फॉर बीइंग हियर।
आप यहाँ पर हमारे साथ आए और इस सफल यात्रा के माध्यम से आपने अपने अनुभव, अपनी फीलिंग और साथ ही साथ अपनी सफलता की पूरी चीजें शेयर करी। बहुत बहुत वंस अगेन धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर आज हमारे साथ रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एंड दोस्तों, तो ये हमारे थे प्रवीण राय साहब, जिनसे आप सुन रहे थे उनकी सफलता की यात्रा, और जहां पर आपने बहुत सारे संघर्ष भी सुने और साथ ही साथ कैसे उन्होंने अपनी सारी अचीवमेंट अचीव करी उसके बारे में उन्होंने आपसे बताया। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं इस मझधार से निकल रहे होंगे, जैसा प्रवीण सर ने भी अपनी बातों में शेयर करी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की बातचीत से आपको बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स मिले होंगे, जिसको आप अपना करके अपने बिजनेस में नई नई ऊंचाइयां अचीव कर सकते हैं। तो प्रवीण साहब ने बिल्कुल राइट कहा था कि अगर इन सब चीजों को अपनाएं तो क्राउन एम्बेसडर ही क्यों नहीं, बल्कि आप कोहिनूर तक का सफर या सीपी तक का सफर तय कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो आपको टिप्स मिली हैं आप उसको जरूर अमल करेंगे, और बहुत जल्द फिर मुलाकात करेंगे एक नए एपिसोड में हमारे एक नए लीडर से, ऐसे ही सफल लीडर से, और जानेंगे उनकी सफलता के राज। मगर तब तक बने रहिए हमारे साथ, आईएमसी के साथ, और साथ साथ आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। गुड आईएमसी। गुड आंसर, गुड आंसर, थैंक यू।